क्या यूपीएससी जो है ये सिर्फ मेहनत का गेम है या लक का गेम है या लक और उसके बाद मेहनत का गेम है? क्या है क्या ये? आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को कितना आउटपुट की तरफ आप ले जा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ है जो आपको अफेक्ट करता ही करता है। आप एक डॉक्टर Yes. होने के बाद फिर आप कैसे आपको लगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैंने ग्रेजुएशन की है वेटनरी साइंसेज में, तो आई एम अ वेटनरी डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अच्छा, आप इस इनर फेथ के साथ नहीं आए थे कि भाई मैं जाके क्रैक कर ही दूंगा? जैसे हमें नहीं, बहुत नहीं। सारे स्टूडेंट आते हैं ना, वो पहले साल आते हैं, पहले दिन हमारे को ये बोलते हैं कि भाई मैं तो क्रैक कर ही दूंगा। एक थिंकिंग ये थी कि 2 साल जहाँ पे मैंने लगाए यूपीएससी के लिए, तो आई फेल्ट कि मैंने अपना 100% अभी तक नहीं दिया है। तो इससे तो मतलब सारे बच्चों के लिए एक मैसेज बड़ी क्लियर है। जब आपकी प्लेसमेंट होती है तो पहली कौन सी जॉब लगती है, कैसे आपको स्टे मिलता है, कहाँ पे आप जाके रहते हैं, कैसे लोगों के साथ में आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ये दोनों चीज़ें एक बारी मेरे को समझाइए आप। Hello everyone, my name is Amit and I am the co-founder of Aptitude 360. I have been teaching for last 14-15 years and today I have a very special guest with me. He is my former student. I have taught him during 2019-20. His name is Vineet Ahlawat and he cracked UPSC in 2021 with rank 231. So Vineet, I am very thankful to you that you are here थैंक यू today. वेरी मच सर। You found time from your very busy schedule. तो विनीत, पहला तो क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या एक अलग कोई फील आती है क्या जब हम आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो? सर देखो, इतनी मेहनत करने के बाद व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, एज एवरीबॉडी नोज कि हाउ मच टफ इट इज़ टू क्रैक यूपीएससी, तो उसके बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आप फील करते हो, दैट इज़ एट द डिफरेंट लेवल आई फील। जो शुरू में जब आपका रिजल्ट आता है एंड यू फाइंड योर नेम इन दैट लिस्ट, तो यू रियली फील प्रिविलेज्ड एंड यू रियली फील ब्लेस्ड, not only for yourself but also for your family, your relatives. Right. So it is a great feeling and I have gone through it, so for me it is a really great feeling. अच्छा, ये हमेशा ना एक क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, पेरेंट्स के दिमाग में आता है और सोसाइटी एट लार्ज सबके दिमाग में आता है कि क्या यूपीएससी जो है ये सिर्फ मेहनत का गेम है या लक का गेम है या लक और उसके बाद मेहनत का गेम है? क्या है क्या ये? सर अगर मैं कहूँ, सी एनी प्रोसेस इन दिस यूनिवर्स या इन दिस वर्ल्ड जो भी है, हम ये नहीं कह सकते कि 100% वो किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट है। इवन इफ वी रीड इन ज्योग्राफी, जो भी प्रोसेसेस होते हैं दे आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। कोई भी ऐसा नहीं है कि 100% एक चीज़ से होता है। तो सिमिलरली इट इज़ द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को कितना आउटपुट की तरफ आप ले जा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ है जो आपको अफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि आपने कई सिनेरियो सुने होंगे कि लोग एग्जाम के टाइम बीमार हो गए या कुछ और हो गया, तो ऑब्वियसली देयर इज सम फैक्टर ऑफ लक। बट स्टिल फॉर द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग आई वोंट रिकमेंड कि वो लक पे इतना फोकस करें, क्योंकि एट द एंड आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो डू योर जॉब, डू योर प्रोसेस, बाद में जो भी है, एज वी हैव ऑलवेज हर्ड कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो बी ब्रेव एंड बी ट्रस्ट योर प्रोसेस एंड तो लक भी उसी का साथ देगी जो मेहनत करेगा। यस, यही है आई फील सो। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैसेज है कि सिर्फ लक के भरोसे अगर हमें लगता है कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं है। मेहनत सभी करते हैं और मेहनत के साथ अगर लक आ गया तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। विनीत, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि आपने इस जर्नी को शुरू कैसे किया? आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर Yes. होने के बाद फिर आप कैसे आपको लगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? कितने समय आपने करी? कब, कितनी बार आपने प्रीलिम्स निकाला? फाइनली व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड, और इस जर्नी में कितने उतराव और चढ़ाव रहे हैं आपके साथ में? कैसी फीलिंग रही है आपकी? कैसे इमोशंस रहे इन 2-3-4-5 सालों में जब आपने प्रिपेयर किया? सर मैंने ग्रेजुएशन की है वेटनरी साइंसेज में, तो आई एम अ वेटनरी डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो उसमें मैंने 2016 में आई पास्ड आउट, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हिसार। अच्छा। देन उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब्स भी अटेम्प्ट किया, 1-1.5 साल मैंने प्राइवेट में काम किया, काफ़ी 1-2-3 जगह पे काम किया, बट इट वाज नॉट रियली सेटिस्फाइंग, क्योंकि वेटनरी प्रोस्पेक्ट अगर हम अपने कंट्री में देखें तो काफ़ी लिमिटेड वहाँ पे स्कोप, और अगर मैं 2016-15 की बात करूँ तो काफ़ी लिमिटेड वहाँ पे प्रोस्पेक्ट थे। हर कोई जो था वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता था।
तो उसमें प्राइवेट में इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, ना कोई इतना पैकेज था जो हम कॉरपोरेट्स में देखते हैं। तो उसके बाद ये लगा कि ये तो ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक है कि जॉब है, बट उसके साथ सेल्फ ग्रोथ के लिए भी कुछ करना पड़ेगा आगे। तो उसमें मैंने फिर प्रिपरेशन 2017 में मैंने अटेम्प्ट किया। मैंने देखना चाहा कि कैसा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि काफ़ी सुना था और एक डर भी था कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक 2017 में जस्ट देखने के लिए कि कैसा होता है एग्ज़ाम मैंने अटेम्प्ट किया। अच्छा, आप इस इनर फेथ के साथ नहीं आए थे कि भाई मैं जाके क्रैक कर ही दूंगा? जैसे हमें नहीं, बहुत सारे नहीं। स्टूडेंट आते हैं ना, वो पहले साल आते हैं, पहले दिन हमारे को ये बोलते हैं कि भाई मैं तो क्रैक कर ही दूंगा। नहीं, ये इस फेथ के साथ हम नो नहीं आए नो थे, हम इस देखने आए थे कि भाई क्या चीज़ है, लेट अस ट्राई रियली दिस आउट। बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मैंने 12th के बाद जैसे 10th के बाद मेडिकल लिया था, तो उस टाइम पे पीएमटी की प्रिपरेशन भी की थी। अच्छा। तो पीएमटी में नहीं हुआ था, वेटनरी में हुआ था। तो ऑब्वियसली मुझ में ये फेथ तो नहीं था कि जब पीएमटी मेरे से नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी तो कहाँ से कर दूंगा, है ना। तो घर वालों ने थोड़ा आइडिया दिया था कि ऐसी जॉब है, ये सब चीज़ें हैं, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। बट रियली मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरे से हो पाएगा, क्योंकि आई वाज नॉट दैट गुड इन स्टडीज, जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। तो वो कॉन्फिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल के आया आपके साथ Yes. में? जब आपने बहुत सारे एफर्ट डाला, Yes, मेहनत करी, yes. तो आपको लगा कि भाई अब मैं कर सकता हूँ इस चीज़ वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम्म। 2017 में एग्जाम दिया, वो देखने के लिए कैसा है। तो उसमें प्रीलिम्स में आई जस्ट स्कोर्ड ओनली 40 मार्क्स। अच्छा। 40 इज नथिंग, है ना। हाँ, उस टाइम तो कट ऑफ भी अराउंड 108 110 जाती थी। करेक्ट। तो उसके बाद आई फेल्ट कि यार मेरे बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे को जीएस वगैरह समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे खुद से शायद नहीं हो पाएगा। तो आई प्रेफर्ड कि मैं थोड़ा किसी कोचिंग में जाके एटलीस्ट आई शुड क्लियर माय बेसिक कंसेप्ट्स, ताकि मैं आगे अपने आप कुछ कर सकूं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद 2017 के अटेम्प्ट के बाद आई ऑप्टेड फॉर कोचिंग इन चंडीगढ़। तो उससे मैंने जीएस के जो सब्जेक्ट्स थे वो कवर किए और मेरे कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर भी हुए उससे। देन आई फाउंड अ पाथ कि जहाँ पे मेरे को अप्रोच करना है, जहाँ पे मेरे को मेहनत करनी है। तो 2018 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, उस टाइम पे वेटनरी का भी हमारा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आ गया। तो एक दिन उसका था, नेक्स्ट डे यूपीएससी का था। तो उसका क्लियर हो गया, बट यूपीएससी फिर रह गया। उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 70 मार्क्स इन प्रीलिम्स। तो 70 इज ऑल्सो, मतलब ठीक है, पिछली बार से ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, बट नॉट एज मच एज डिजायर्ड। तो उस जॉब का पेपर क्लियर हुआ, बट उसका बाद में इंटरव्यू रह गया था। तो उस टाइम पे लगभग मेरे सीनियर्स थे, बैचमेट्स थे, अराउंड 95% सब जॉब लग गए थे, मैं नहीं लगा था। तो दैट वाज क्वाइट अ लो इन लाइफ की जिस चीज़ की डिग्री की है, जिस चीज़ के लिए बने भी थे, और वहाँ पे भी हम नहीं पहुँच पाए। और उसके बाद उसका ऐसा नहीं रेगुलर था कि हर साल आएगी पोस्ट या कुछ होगा। इट वाज वेरी अनसर्टेन। करेक्ट। कि 7-8 ईयर्स में एक बार पोस्ट आती है, और बट आई कांट वेट 7-8 ईयर्स की आगे जाके मैं उसके लिए बैठा रहूँ। तो उस टाइम आई थॉट कि अब तो मतलब इट इज़ अ फाइट फॉर सर्वाइवल, कि कुछ तो करना पड़ेगा, प्राइवेट में आई कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो फिर मैंने उस अटेम्प्ट के बाद आई डिसाइडेड कि अब थोड़ा मेरे को आई हैव टू मतलब पुल माई स्ट्रिंग्स। उसके बाद एक थॉट मेरे मन में ये भी आया कि मैं कनाडा चला जाता हूँ, हायर एजुकेशन वहाँ से करके। अच्छा। यस, कि उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स खुलेंगे वहाँ मैं जॉब अच्छी मेरी वो हो जाएगी, ठीक है। वो भी कर लिया, आईलेट्स वगैरह दे के एवरीथिंग वाज रेडी। आई हैड फाइल फॉर पीआर स्टेटस, तो सारे स्कोर वगैरह अच्छा था। बट एक थिंकिंग ये थी कि 2 साल जहाँ पे मैंने लगाए यूपीएससी के लिए, तो आई फेल्ट कि मैंने अपना 100% अभी तक नहीं दिया है। तो वाई नॉट गिव अ 100% वंस। एक बार 100% मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, देन आई विल मूव ऑन। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे तो मतलब सारे बच्चों के लिए एक मैसेज बड़ी क्लियर है कि अगर आपने 10th 12th में अच्छा नहीं किया, यस, और अगर आपको लग रहा है कि आपने ग्रेजुएशन में भी अच्छा नहीं किया जैसा विनीत बता रहे हैं, तो और उसके बाद में आप कनाडा जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इन सब के बावजूद विनीत ने फाइनली इस हर्डल को क्रैक किया। तो जो बच्चे, वो उनको लगता है कि आपने 10th में अच्छा नहीं किया, 12th में नहीं किया, ग्रेजुएशन में किया, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। अगर आप एक दिन डिसाइड कर ही लें कि आपको अपना 100% देना है, जैसा आपने बोला कि मैंने अपना, ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि 100% दिया नहीं है, राइट। और जैसे ही मैं दे दूंगा और ये बिलीफ आ जाए कि मेरा हो जाएगा, तो फिर बच्चे का तो सारा काम हो ही जाता है, यही है ना। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम विनीत हियर। तो विनीत, एक तो आपकी जर्नी ऐसी रही है। एक क्वेश्चन ना मैं बाकी लोगों के, मेरे घर वालों के साइड से भी मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो जब आप आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तो आजकल ये बड़े रील देखता है ना यूथ,
वो आईपीएस ऑफिसर की एंट्री, आईएएस ऑफिसर की एंट्री, जी। कुछ ऐसे पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं क्या जिससे लगता है कि यार मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे रिलेटिव्स को इस बात से बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि मेरे को जो गवर्नमेंट वाली जो बेनिफिट्स है वो तो है ही हैं, एक्स्ट्रा वाले कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं जहाँ पे मेरे को एज ए स्टार ट्रीट किया जा रहा है, कुछ ऐसा फील होता है? सर सिलेक्शन के बाद देखो, दैट आई हैव स्टेटेड इन बिगिनिंग ऑल्सो कि इट इज़ अ रियली ग्रेट फीलिंग, नॉट ओनली फॉर यू, ऑल्सो फॉर योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। उसके बाद जब आप सर्विस में चले जाते हैं, ऑब्वियसली यू आर एट सच अ बिग पोस्ट, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो दिखाते हैं, मतलब जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, हाँ, ऑब्वियसली मतलब उनका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं भी होगा तो वो बताते हैं ही, हाँ, आपके फ्रेंड्स, आपके राइट। रिलेटिव, सारी चीज़ें। और पर्सनली स्पीकिंग मेरी फैमिली को थोड़ी मेरे से प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैं इतना शो ऑफ वगैरह में विश्वास भी नहीं रखता और ना मैं इन चीज़ों में मानता हूँ। तो ना सोशल मीडिया कुछ नहीं है मेरा, नो नथिंग प्रेजेंट देयर, ठीक है। बट जैसा कि आपने कहा, रील्स वगैरह देखते हैं, काफ़ी देखते हैं, उसके लिए भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो आगे के लिए प्रिपेयर करें, उनके लिए मेरा एक जस्ट छोटा सा मैसेज है कि अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी ही है, देन डोंट गो बिहाइंड दीज थिंग्स इससे की ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं रील है। में एंट्री दिखा रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें दैट डजेंट मैटर जब आप सर्विस के अंदर अच्छा जाते हैं। विनीत, मेरे क्लास में तो जब आपकी क्लास थी, जब हम पढ़ाते थे, तो उसमें से जी। 100 से ज़्यादा बच्चे थे। जी। मेरे को वो पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है जब आप एक दिन मेरे से आके पूछ रहे थे कि सर आप विपश्यना के बारे में बात कर रहे थे एक दिन, तो जी। हाउ शुड आई गो अबाउट विपश्यना, क्या चीज़ है और मैं कैसे करूँ इस चीज़ को? यस। तो उस क्वेश्चन के बाद से मेरे को आपका जो चेहरा है, क्योंकि हम लोगों के चेहरे याद रखते हैं क्लास में, अगर जी। पूछोगे कि ये नाम, तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, मैं ये बता पाऊंगा कि ये स्टूडेंट यहाँ बैठता है, इसके साथ हाँ बैठता है, जी। नाम मेरे को याद नहीं होते। फ्रॉम दैट डे ऑन मेरे को आपका नाम याद रह गया और मेरे को लगा ये स्टूडेंट थोड़ा अलग है, जो मेरे से आके पूछ रहा है कि भाई आपने जी। विपश्यना करी है और अगर मैं करूँ तो मेरे को इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चला गया, क्या विपश्यना आपने अभी तक करी नहीं है? जी। बट मेरा ये मानना है विनीत, थ्रू यू, थ्रू दिस पॉडकास्ट, आई वुड लाइक टू टेल दिस टू people who are preparing for this examination, if you do vipassana, it is going to be really very beneficial for you. अगर आप इसको कर लें, थोड़ा समझ लें इसके बारे में, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी चीज़ों जैसा नहीं है, बट आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। विनीत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद में आपको सीधे मसूरी लेके जाया जाता है। जी। मसूरी में आप 1 साल रहते हैं, तो मैं आपसे वो जर्नी समझना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, और उसके 1 साल बाद की भी जर्नी समझना चाहता हूँ कि जब आपकी प्लेसमेंट होती है तो पहली कौन सी जॉब लगती है, कैसे आपको स्टे मिलता है, कहाँ पे आप जाके रहते हैं, कैसे लोगों के साथ में आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ये दोनों चीज़ें एक बारी मेरे को समझाइए आप। सर इसमें जैसे अगर मैं थोड़ा पहले से शुरू करूं, तो जब तैयारी करता है बंदा, वो जैसा आपने कहा रील्स वगैरह देख के, तो उसकी परसेप्शन कुछ ऐसी होती है कि पेपर क्लियर करने के बाद सारी चीज़ उसको मिल गई हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठ गया है वो, एसडीसी एसपी सारी चीज़ हो गई, मतलब उसकी परसेप्शन ऐसी रहती है। ठीक है। और उस परसेप्शन में एक और चीज़ है जो मेरे को लगती है, जो देखते हैं उसमें उनको काम नहीं दिखता, जो उस पोस्ट के साथ लिंक्ड काम है, उनको बस वो चीज़ दिखती है कि ये पता ही नहीं है, तो Yes. इमेजिन कैसे करेगा? तो ट्रेनिंग में जाते हैं, जैसे सर्विसेज के हिसाब से डिफरेंट टेन्योर्स है उनका। फाउंडेशन कोर्स जो लवासना में होता है, हर सर्विस का 3 महीने का सेम रहता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज वो अपनी अपनी ट्रेनिंग एकेडमीज में चले जाते, जैसे हम SVP NPA हैदराबाद में चले गए थे, IAS वाले लवासना में ही रहते हैं, बाकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में चले जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पूरी करके जब वो आते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट ऑफ द पोस्ट जो ऑफिसर हायरार्की में आती है। अच्छा। यस। पहले लोगों को लगता है कि हाँ कि पहले ही SP बन जाते हैं, DC बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोएस्ट ऑफ द हायरार्की ऑफिसर पोस्ट की, गैजेटेड रैंक की पोस्ट है, उस पे आप जाते हैं। जैसे ट्रेनिंग में IPS जो होते हैं, दे फंक्शन एज SHO ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, बिकॉज वो फंडामेंटल यूनिट है पुलिसिंग की, तो उसका काम जब तक आपको नहीं आएगा तो आप आगे काम नहीं कर सकते। सिमिलर विद द IAS प्रोबेशनर्स, वो जाके हर डिपार्टमेंट में जो काम होता है उसको सब हर डिपार्टमेंट का काम पहले सीखते हैं। देन जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो IPS इज posted as assistant superintendent of police ASP and IAS is posted as SDM। ऐसे ही रिस्पेक्टिव सर्विसेज के अपने अपने पोस्ट हैं। उसके बाद दे ग्रो ओवर दी हायरार्की। तो आप SP या DC बनने में यू कार्डर टू कार्डर डिफरेंट
टाइमलाइंस हैं उसमें, तो उसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं आपको उस पोस्ट पे जाने में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप डे 1 से डिस्ट्रिक्ट के एसपी नहीं बनने वाले हैं। आप पहले जैसा इन्होंने बोला विनीत ने कि आप लोवेस्ट से शुरू करते हैं, आप उस ग्राउंड के एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, तब आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां पे आप उस जिले की पुलिस को आप कंट्रोल कर पाते हैं। विनीत, इतने सालों की सर्विस में आप लोग रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते रहते होंगे, कुछ बहुत अच्छे मिलते होंगे, कुछ बहुत बुरे मिलते होंगे। वैसे आपका जो जॉब का नेचर है, अब बुरे लोगों से मिलना आपका शायद ज़्यादा होता होगा जी। तो कोई एक ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंस है जहाँ पे आपको लगा कि भाई ये बड़ा मेरे मेरे साइकी को ये चेंज कर गया और मेरे थॉट प्रोसेस को ये चेंज किया? कुछ ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंस आपको याद आ रहा है? हाँ जी सर, सी हर रोज़ हम इन चीज़ों से डील करते ही हैं। सर्विसेज में यू डील विद वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द थिंग्स, है ना। तो उसमें काफ़ी मेमोरेबल इवेंट्स रहे हैं, काफ़ी चीज़ें रही हैं, बट एज माय प्रोफेशन इज़ बीइंग इन पुलिस सर्विस, जैसा आपने कहा है कि नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखता है। बट पर्सनली जितना भी मेरा टेन्योर रहा है, इट इज़ अ वेरी ब्रीफ टेन्योर। अभी तक तो सर्विस बहुत लंबी पड़ी है, बट उसमें जितना मैंने देखा है तो आई ट्राई नॉट टू फोकस ऑन दीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्योंकि आप क्रिमिनल से डील करना इज एवरीडे टास्क, वही हमारा टास्क है, वही हमें करना है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डू नॉट फोकस ऑन देयर साइकी, है ना। हम ऐसा ना हो कि जैसे कहते हैं कि डेविल से लड़ते लड़ते यू टर्न इनटू अ डेविल, दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो गांधी जी की वो लाइन कि यू शुड हेट सिन नॉट बट द सिनर, यस, यही है ना? यस यस एग्जैक्टली। उसने क्राइम किया, जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस में भी हम ये कहते हैं कि यू शुड किल द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, है ना। तो ठीक है, उसने क्राइम किया, जैसे भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, बट डोंट गो इनटू द साइकी ऑफ दोज पर्सन्स। कहीं आप ऐसे टर्न ना हो जाओ कि फिर आप हर चीज़ को देख के ये जज करने लगे कि यार ये तो क्रिमिनल ही है। आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं, इस प्रोफेशन में रह के थोड़े दिन बाद लोगों, मतलब मेरे खुद में भी ऐसी चीज़ें परसीव होने लग जाती हैं, शक्ल से देख के आदमी फिर जज करने लग जाते हैं ये क्रिमिनल ही होगा। किसी की बड़ी हुई दाढ़ी देख ली, कुछ देख लिया, क्योंकि वो एक तरह से साइकी में आने लग जाता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में इंडल्ज हो गई या इनकलकेट हो गई तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर लाइफ को परस्यू करना। जैसा आजकल मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे जो यंग लोग आते हैं, जैसे क्लास में भी बैठते हैं, जैसे आपने बोला, हम टीचर्स भी मोस्टली ऐसे ही होते हैं। क्लास में कोई बैठा और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके टैटूज़ हैं, अनकेम्ड हेयर है, पियर्सिंग है, तो हमें लगता है कि यार ये वाला बंदा कहाँ से आ गया, और मतलब नॉन सीरियस है। शायद वो बच्चा बड़ा सीरियस है, बट देन हम उसको जज कर लेते हैं, दैट वी शुड नेवर डू दैट। तो विनीत, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं क्लास की बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन बिहाइंड क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई जब तक आपको अपना मोटिवेशन ही नहीं पता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए 2-3 साल कैसे डेडिकेट कर पाओगे? तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो एक आंसर देते हैं कि आई वुड लाइक टू सर्व द सोसाइटी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, लेकिन जब चाय वाय वाले ब्रेक पे जब वो जाते हैं और गलती से मैं गुजर रहा होता हूँ, ये चीज़ मैंने सुनी हुई है, तो कहता है यार बनना तो यार पावर मिलेगी, यार पैसा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। तो क्या मोटिवेट कर रहा है और एक्चुअली क्या मोटिवेट करना चाहिए इस एग्ज़ाम इस पोस्ट पे आने के लिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं इसमें। हाँ प्लीज़। कि एक तो मुझे कैसे मोटिवेशन मिली, पहली बात तो, और बीइंग ऑनेस्ट कि मेरे को एग्ज़ाम से पहले मोटिवेशन नहीं थी एग्ज़ाम की। अच्छा। बट सर्विस में आके जो आपका दूसरा सवाल था, कोई ऐसा इवेंट, वो इवेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे को मोटिवेट कर गया। अच्छा। कि हम क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ है जो हमें एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई करती है। तो पहली बात तो ये, जब जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आपको बताया 2018 तक कुछ नहीं हुआ था, देन जो चीज़ थी जिसने मेरे को ड्राइव किया, एक तो कि मैंने अभी तक मेरा 100% नहीं दिया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ जो मैंने टाइम लगाया है, आई हैव डिवोटेड 2 years, मे बी आई विल डिवोट 2 more। तो ऐसा ना हो कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो वो 4 साल मेरे को ज़ीरो लगे, बिकॉज आई वैल्यू माई टाइम एंड टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। तो ऐसा ना हो कि वो 4 साल मेरे ज़ीरो। अगर मैं किसी चीज़ में टाइम लगा रहा हूँ, एटलीस्ट इट शुड गिव अ आउटपुट टू मी, तभी
आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड माई हार्ड वर्क, ठीक है। करेक्ट। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि जो मैं टाइम लगा रहा हूँ मेरे को इससे कुछ अचीव करके लेके जाना है, मैं बाद में आके ज़ीरो पे नहीं बैठ सकता, और वहाँ से ज़ीरो से शुरू भी करने की मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, रियल मोटिवेशन मेरे को प्रोफेशन का नहीं था, इट वाज जस्ट एन एग्ज़ाम, इट वाज जस्ट अ जॉब। और सही बताऊं तो सारे तरह के जॉब मैंने दिए, बैंक्स के, डिफेंस के, CDS, एफकेट, काफ़ी दिए, किसी में इंटरव्यू रह जाता, किसी में SSB रह जाता, तो एग्ज़ाम ही ये क्लियर हुआ। अगर कोई और एग्ज़ाम क्लियर होता तो शायद मैं वहाँ चला जाता, क्योंकि मुझे तो जॉब चाहिए थी उस टाइम पे। तो यही हुआ। उसके बाद जब मैं अंडर ट्रेनी था, SHO पीरियड जैसे मैंने आपको बताया, तब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि एक छोटे बच्चे का केस था, 10-11 साल का वो बच्चा था, और उसका कुछ फैमिली डिस्प्यूट में डिवोर्सी मदर फादर थे उसके, और ऐसा ही कुछ था, तो वो मदर के साथ रहता था, बट ही रियली डिडंट वांट टू लिव विद हिज मदर, ही वांटेड टू लिव विद हिज फादर। अच्छा। बट छोटा बच्चा है, सोसाइटी या हमेशा हम क्या परसीव करते हैं, माँ ही सबसे अच्छा ख्याल रख सकती है उसका, बट इट वाज अपोजिट इन दैट केस। तो उसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी हुई कि मदर वाज एम्फेसाइजिंग कि फादर उसको ले गया है, उस पर केस करो, ये करो, वो करो, मतलब नुआंसेस, जो लीगल नुआंसेस हैं उसमें। बट व्हेन आई टॉक टू दैट चाइल्ड पर्सनली, 2-3 बार उसको बिठा के, टेकिंग हिम इनटू कॉन्फिडेंस, तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रिवील की। आई वॉन्ट रिवील दोज थिंग्स हियर, बट आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मदर भी ऐसा कर सकती है बच्चे के साथ। देन उसके बाद आई जस्ट टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि भाई मैं इसको उसके साथ तो नहीं जाने दे सकता, मदर के साथ। हाँ, बिकॉज मे बी लीगली हो सकता है कि इट जस्टिफाइज कि मदर के साथ ही बच्चे को रहने देना है, बट मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा इसमें। देन आई टुक हेल्प ऑफ देयर वाज अ वेरी नाइस मैम इन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, तो आई नरेटेड हर द होल इंसिडेंट, और बच्चे का क्या सिनेरियो, सारी चीज़ बच्चे को मिला है सारी, तो उसने सारा खुल के बताया। तो मैम ने वो चीज़ें अंडरस्टैंड की, सारी चीज़ें, हमारा सपोर्ट भी किया, एंड फाइनली काफ़ी महीने बाद इट वाज कि उसकी उस जो कस्टडी थी फादर को दे दी गई, एंड उल्टा उसकी मदर पे केस की रिकमेंडेशन करी गई, जो जो उसने किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे को मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करके आया, एंड टिल टुडे, तब तो वो शायद 4th-5th क्लास में था, अभी रिसेंटली वो 8th क्लास के एग्जाम उसने दिया, एंड ही टेक्सटेड मी कि सर आई स्कोर्ड 83%। वेरी गुड। तो ही इज इन टच विद मी, एंड आई थिंक कि आई मेड अ डिफरेंस कि उस बच्चे की नज़र में तो एटलीस्ट पुलिस अच्छी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे जाके वो इस चीज़ को समझेगा भी। तो दिस वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर व्हिच ड्राइव मी टुडे इनटू दिस प्रोफेशन। अच्छा, थ्रू दिस पॉडकास्ट ना, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल दिस टू पीपल दैट सारे के सारे जो पुलिस लोग हैं, आप उनको एक गलत परसेप्शन के साथ में नहीं देख सकते, क्योंकि जो पुलिस की नौकरी होती है ना, वो एक 8-9 घंटे की नौकरी होती नहीं है। और जब हम और आप अपने AC एयर कंडीशन कार्स एंड ऑल में बैठ के जाते हैं, और बाहर 5 मिनट खड़े हो जाओ, आपको पता चल जाएगा बारिश में खड़ा है, धूप में खड़ा है, और आप उनसे, उनकी उम्मीद यही होती है कि आप उनसे प्यार से बात कर लो। हर बार मैंने ये चीज़ देखा हुआ, अगर कहीं मैं गलत भी रहा हूँ ना, मैं बड़ी पोलाइटली मैंने उनसे जाके अप्रोच किया है, और मैंने बोला कि सर मेरे से गलती हो गई है, एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो बहुत केसेस में होता है, बहुत से केसेस में नहीं होता, बट वी शुड नेवर फॉर्म परसेप्शन अबाउट द एंटायर पुलिस सर्विस। तो ये तो है। विनीत, एक जो क्वेश्चन है ना, वो मेरे दिमाग में अभी आ रहा था पूछने के लिए, और ये था कि कई बार जब काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, तो उनका ये होता है कि मेरा बच्चा BSc है, BCom है, BA है, इंजीनियर है, मेरे बच्चे को इस एग्ज़ाम में अगर तैयारी कराई तो हो जाएगा ना। मतलब उनको एक एश्योरेंस चाहिए होती है, जहाँ पे एश्योरेंस है नहीं कोई। पेरेंट्स हैं वो बेचारे, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बन ही जाए। तो आई एम जस्ट कोटिंग द डेटा फ्रॉम 2023 वेयर of all the selections that happened, 66%, which is 2/3 of them, the final selection of 960 or 961, 2/3 of them were engineers, right? अब ये 2/3 जो इंजीनियर्स है वो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आए होंगे। बाकी 10 से 12% थे वो थे मेडिकल फील्ड से, वो बायोलॉजी वगैरह से पढ़ाई करके आए थे। तो अब आप इसको देखें तो 75%, 76%, तो ये चीज़ निकल चुकी है। अब बची 25% की सीट। अब उस 25% में अब हिंदी मीडियम वालों को देख लूँ मैं, या जो इंग्लिश मीडियम से अभी भी BCom वाले हैं, BSc वाले हैं, BBA वाले जो लोग हैं, ये भी एग्जामिनेशन लिखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 1 विनीत, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि कोई बच्चा जो हिंदी मीडियम से है, क्या आज भी गिवन द करंट सिनेरियो, क्या उसको उम्मीद लगानी चाहिए कि जब वो इस एग्जामिनेशन के लिए 2-3 साल डिवोट करे तो कुछ होने के चांसेस हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो ये बाकी स्ट्रीम वाले लोग हैं, जो बीएससी वाले हैं, बीबीए वाले हैं, या बीकॉम वाले हैं, या बीए वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स और मेडिसिन वाले लोग, इनको कोई उम्मीद लगानी चाहिए? क्योंकि 75% तो ये दोनों स्ट्रीम लेके जा रही है, तो और 25% में ये पूरी जनता बैठी हुई है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस सिनेरियो? इसमें सर, एज यू हैव हाईलाइटेड, काफ़ी लोगों ने ये डाउट्स लाए भी हैं, और आप जैसे टीचर भी रहे हैं, और एकेडमीज़ में काउंसलर्स को पेरेंट्स की जो ये एप्रीहेंशंस होती हैं कि ओब्वियसली वो देखो अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं, दे वांट कि कुछ आउटपुट हो, कुछ किया जाए, ठीक है। बट उन्हें भी समझना चाहिए कि सॉरी विनीत, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ये 2 लाख रुपए ही नहीं होते हैं, वो 2 लाख भी होते हैं, साथ में जो बच्चे का रहने खाने का जो हाँ। 2 साल का खर्चा होता है, तो पेरेंट्स बेचारे जो लोअर मिडिल क्लास हैं, वो 5 लाख रुपए उनके पॉकेट में होना चाहिए, Yes. तब उनका बच्चा शहर जाके जी यूपीएससी की कोचिंग करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे कई बार मैं उनको बताता हूँ कि भाई इतने पैसे नहीं है, तो फिर आप देखना कोई और तरीका। तो एक तो वही आजकल सब कह भी रहे हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में अगर आप देखो तो इन जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा हाइप किया हुआ है, एज आई फील। आप एसपी हो, डीसी हो, आईआरएस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, यू आर फाइनली डूइंग योर जॉब, जो उस डेजिग्नेशन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तभी हैं, आपको रोल्स पब्लिक हैं। सर्वेंट बोला जाता है। यस, आप और सर्वेंट हैं लोगों के। फाइनली यू आर अ सर्वेंट, यू आर Correct. नॉट अ मास्टर, करेक्ट, पब्लिक इज द मास्टर। करेक्ट। बट आप देखो सोसाइटी में ऐसे परसेप्शन बना दिए गए हैं कि वी आर द मास्टर एंड पब्लिक इज द सर्वेंट। सर्वेंट, करेक्ट। दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन विच सोसाइटी हैज क्रिएटेड, ठीक है। वरना जॉब आप देखो, हर जॉब अच्छी है। फाइनली आपको क्या चाहिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर वो आपको प्राइवेट जॉब में मिल रहा है तो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज जॉब्स। जियोग्राफिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बैंगलोर में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो यूपीएससी के बारे में सोचते नहीं है शायद। गोवा में नहीं सोचते, वो कैट सोचेगा, हाँ। वो आईएम सोचेगा, वो स्टार्टअप सोचेगा, बट Yes, इसके बारे में नहीं सोचेगा। नहीं जो मुंबई सोचेगा। के दुनिया में बैठे हुए लोग हैं Yes. वो बिजनेसेस सोचेंगे। जो अहमदाबाद में बैठे हुए हैं वो बिजनेसेस सोच रहे हैं। जो यूपी, बिहार, जो प्लेन लैंड में इधर है, पंजाब, हरियाणा में भी, तो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सोच रहे हैं। बट इन जगहों पे सिर्फ एक इस जॉब को हाइप क्रिएट किया गया है, बच्चे अपना साल वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट आंसर। इसका सर जो आपने हाईलाइट किया कि यूपी, बिहार जैसे इंडो गैंजेटिक जो बेल्ट है, या साउथ में भी थोड़ी बहुत बेल्ट हैं, वहाँ पे ज़्यादा हाइप इन जॉब्स का क्यों है? बेंगलोर, मुंबई और इनमें क्यों नहीं है? बिकॉज ऐसा है कि कोई भी अगर लोअर बैकग्राउंड से आता है या मिडिल बैकग्राउंड से आता है, उसके लिए अपना फॉर्च्यून चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। और वो इतनी बड़ी जॉब है, इतने बड़े पर्क्स हैं, तो उससे तो वो अपने आने वाली जनरेशन्स को काफ़ी हद तक इंस्पायर भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। ही इज़ नॉट दैट वर्दी कि वो इतना रिस्क लेके स्टार्टअप खड़ा कर सके, वो कर सके, क्योंकि उसके पास फंड्स तो हैं ही नहीं। अल्टीमेटली वो अपनी फैमिली के फॉर्च्यून, या कोई ऐसा बंदा है जो सोसाइटी के उससे प्रताड़ित है। लाइक आप फीमेल्स में देखोगे, उनमें इतना क्रेज क्यों है यूपीएससी करने का? बिकॉज दे वांट टू शो द सोसाइटी कि आज वुमेन वो नहीं है जो 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की थी। दे नो हाउ टू ब्रेक द शेकल्स, दे नो हाउ टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप्स। तो वो चीज़ उनके अंदर से आती है जो ये जॉब उनको प्रोवाइड करती है। आप मतलब स्टार्टअप्स में भी वुमेन सक्सेस स्टोरीज बहुत देखते हैं, बट एक लड़की अगर किसी गांव से डीसी बनती है, एसपी बनती है, उसका एक ऑरा अलग जाता है, एक इमेज अलग जाती है, एंड दैट इंस्पायर्स द जनरेशन। तो वापस क्वेश्चन वही कि ये जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन वालों को, क्योंकि अगर इनका नहीं हुआ ना, बड़ा क्लियर सा दिखता है मेरे को। मेरे जो भी बच्चे इंजीनियर्स हैं, अगर उनका एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो वो जाके ना सेटल हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ प्रोफेशनल डिग्री विद देम। वेयर एज जो बीए वाला है, अब उसके पास ना तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है और ना ही कुछ ऐसा है, अब वो डिमोटिवेटेड घूम रहा है। तो इन बच्चों को सलाह देना चाहिए कि भाई तुम हिंदी मीडियम से हो या बीए से हो तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, या मैं उनको ये भी समझाऊं कि भाई एग्ज़ाम की ही तैयारी मत करो, साथ में कुछ और भी आप करना शुरू कर दो। हाउ शुड वी नेविगेट दी स्टूडेंट्स? इसमें सर पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनकी सक्सेस रेट इतनी क्यों है
IITians या मेडिक्स की और BA वालों की क्यों नहीं है? इसमें जो मेरे को एक रीज़न समझ आता है, बीटेक भी जैसे आप कह रहे हो बहुत जनता बीटेक करती है, करेक्ट, बट आप सक्सेस रेट अगर देखोगे तो मोस्टली बीटेक जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अच्छे कॉलेजेस से मिलेंगे। उनका रीज़न मेरे को क्या लगता है, आप मेडिकल में मान लो MBBS कर रहे हो, 5-5.5 साल की आपकी डिग्री है, इंटर्नशिप भी है उसमें, वहाँ पे पासिंग परसेंटेज आपकी 50% होता है। या बीटेक में भी आपको अच्छे नंबर चाहिए जब भी आपको कोई पूछता है, वरना नहीं पूछेगा आपको। तो उन प्रोफेशनल डिग्रीज में आपको पढ़ना ही पड़ेगा उतना स्कोर करने के लिए, यू डोंट हैव एनी चॉइस। BA वाले किसी बंदे को पकड़ लो आप, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, 33% में पास हो जाएगा एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं पास हो गया। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही पॉइंट है ना। अब आप 33% के मापदंड को, टारगेट को ऐसा मान रहे हैं कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, दैट इज नॉट द पॉइंट। तो ना तो यहाँ पे एंट्री बैरियर है, यस, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है उनका, और जो अच्छे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं या अच्छे कोई और कॉलेज है, वहाँ पे तो एक एंट्री बैरियर है। यस, नीट और IIT का एग्जाम होता है, दे फेस कंपटीशन एट वेरी अर्ली स्टेज। उनको पता है कैसे कंपटीशन को फेस करना है। और जैसा आप बता रहे हैं कि एग्जिट बैरियर भी है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप इन कॉलेजेस में चले गए तो आपको आराम से वॉक थ्रू मिल ही जाएगा। अब आपको वहाँ भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। BA में आप बताओ प्रैक्टिकल का कितना स्कोप है। आप एक डॉक्टर बनते हो तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकली साउंड। आप ऐसे ही तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जाके, वहाँ पे आपको स्किल्स दिखानी पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है BA में, क्योंकि आप देखोगे तो BA BCom वहाँ पे इजीली पास हो जाते हैं बच्चे, तो स्टडीज़ को कभी इतना सीरियसली लेते नहीं। मतलब नॉट ऑल ऑफ दी अबव, मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे देखे गए हैं। दूसरी बात, MBBS IITians अगर आप देखो तो कितना इनपुट लगाते हैं कॉलेज टाइम पे, पढ़ने की जो उनकी आदत है। 11वीं-12वीं से कंपटीशन के लिए पढ़ाई की उन्होंने, कॉलेज में जाके 4-5 साल अपने 50% भी वो कुछ नहीं मानते, दे प्रिपेयर टू स्कोर 80% डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि उनकी भी वैल्यू मार्केट में उस हिसाब से होगी, तो वो अपना लगाते हैं, वहाँ पे पढ़ने की आदत उनको होती है। तो बाहर आके जब आप UPSC की तैयारी करते हो, दे नो हाउ टू सिट फॉर 10 to 12 आवर्स। तो जो बच्चे ने 7-8 साल ऑलरेडी इतना अपने आप को घिसा हुआ है, उस बच्चे ने ऑलरेडी अपने आप को इस इकोसिस्टम में ढाला हुआ है, जो UPSC एग्जाम एक्चुअली चाहिए कि आप 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ाई करें 2-3 साल तक के लिए, 2 साल के लिए, तो ये पहले से वो कर रहे हैं। और ये वाले जो बच्चे अब इनको वो एक्लिमेटाइज करेंगे, स्लोली एंड स्टेडली वो करेंगे, उसमें ढालेंगे और अपने आप को समय लगेगा उनको। करेक्ट। विनीत, जैसा आजकल ना ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि पहले इंडिया में आप जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप इन पे देखें ना, तो कुछ एग्ज़ाम है जिन पे कोई क्वेश्चन रेज कर ही नहीं सकता। जैसे IIT JEE है, IIT JEE का जो पेपर है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते, जो उनकी क्वालिटी है, या आप एक हार्डली एक आध बार हुआ होगा कि वो पेपर लीक हुआ होगा, या मेडिकल आपकी PMT हो गया, या उसके साथ में CDS, बाकी जो एग्ज़ाम इसके UPSC के हैं, CDS हो गया, या ये सिविल सर्विसेज का हो गया, या इसके साथ में एक दो और एग्जामिनेशन इंडिया में अगर मैं देखूँ जो से CA का एग्जामिनेशन है, इन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है कभी भी। ऐसा स्टेट वाले जो SSCs होते हैं उन पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहे हैं, बट कभी इन इंस्टीट्यूशंस पे इंडिया में क्वेश्चन नहीं उठे हैं। बट हाल के दिनों में ऐसे क्वेश्चन उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या UPSC एक्चुअली एन इम्पार्शियल बॉडी है या पार्शियल कुछ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जहाँ पे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं, किसी ने एक बार एग्जामिनेशन लिखा, उसका सिलेक्शन हो गया, वो वीकर सेक्शन वाला आके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला बेनिफिट उठा रहा है, या जो डिसेबल्ड वाले जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारे लोगों को देखा गया है। तो UPSC के ऊपर अब स्लोली एंड स्टेडली जो एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि यार ये बॉडी में ना थोड़ा चेंज चाहिए अब हमारे को। आपका क्या कहना है इस चीज़ में? सर, जैसे पास्ट रिकॉर्ड हम देखते आए, UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इट हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल ओवर द ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आप देखें, इट वाज एंड इज अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, है ना। इतने एग्जाम से कराते हैं, NDA, CDS, UPSC, काफ़ी एग्जाम से कंडक्ट कराते हैं, एंड देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल न्यूज़ कि इनका कोई एग्जाम लीक हुआ हो। आई एग्री विथ यू, है ना। तो दिस इज अ रियली गुड अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि कोई बॉडी का ऐसा रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। हाल ही में जैसा आप कह रहे हैं कि सवाल उठने लगे हैं, वो चीज़ हैं, आज आ रही हैं, तो देर आर, मतलब आई थिंक मोर क्वालिफाइड पीपल सिटिंग देयर इन पार्लियामेंट ऑल्सो, एंड
ऑफिसर्स देर आर प्रेजेंट, तो देर आर सीइंग दिस थिंग्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आगे अगर उनको रिफॉर्म्स लाने, क्योंकि यूपीएससी रिफॉर्म्स की बात काफ़ी सालों से चल रही है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की, तो उसमें हो सकते हैं इन सारे लेकुनाज जो आज प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। बट एक आधी चीज़ को देखते हुए हम यूपीएससी पे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उसकी इम्पार्शलिटी या इंटीग्रिटी। इट इज़ रियली अ गुड अचीवमेंट फॉर दिस बॉडी कि उसने इतने सालों से ये सारी चीज़ें की हैं। ह्यूमन एरर है ये, yes, डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है कहीं से obviously, पीछे से। हाँ, एरर व्हिच शुड बी रिमूव्ड। इंस्टीट्यूशन को यू कांट कि एक इंस्टीट्यूशन को ही ऐसे हम लाइमलाइट में नहीं क्रिएट कर सकते कि उसमें गड़बड़ी, लोग ही हैं वहाँ भी, लोग ही काम करते हैं, है ना। तो लोग हो सकता है एक आधे लेकुनाज वहाँ पे हों, बट एज वी आर मतलब सिटीजन्स ऑफ दैट इंडिपेंडेंट कंट्री जहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जहाँ पे हम आरटीआई का एक्ट फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा आजकल जो पब्लिक को परसेप्शन है कि यूपीएससी को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की तरफ मूव करना चाहिए। तो आई होप कि अगर वो थोड़ा उसकी तरफ भी जाएंगे तो इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पीपल और अच्छी तरफ वो जाएगा। क्योंकि हम हर प्रोफेशन में, लाइक वी आर इन द पुलिस भी एक कॉन्फिडेंशियल जॉब करती है, जुडिशियरी भी करती है, एजेंसी सारी करती हैं, बट आरटीआई के थ्रू वी हैव टू गिव दोज इन्फॉर्मेशंस, है ना। बट यूपीएससी में आज भी एग्जाम्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती हैं, तो इट वुड बी बेटर कि इट गोज थोड़ा सा थ्रू ट्रांसपेरेंसी, लोगों में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होगा। बट इन माय ओपिनियन इट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन एंड इट शैल वर्क दिस वे। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू यूपीएससी, एक और कंट्रोवर्सी रही है जो बीच में थोड़ी सी शांत हुई फिर से वापस आई, वो है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो यूपीएससी ने काफ़ी सोच समझ के इस पेपर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दे वांटेड देयर ऑफिसर्स टू हैव एनालिटिकल एबिलिटीज़, राइट। आजकल के ज़माने में सिर्फ एक बुकिश नॉलेज के थ्रू तो नहीं होती चीज़ें। आप अपने आसपास देखें तो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा। तो क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल अवेयरनेस जो जैसा हम बोलते हैं, इन चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस आजकल आ गया है। तो जब ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके कुछ सालों में देखा गया कि जो नंबर ऑफ़ जो इंजीनियर्स हैं, साइंस वाले जो लोग हैं या जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, सडनली दे आर राइटिंग, मोर ऑफ देम आर राइटिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो मार्केट में एक परसेप्शन बिल्ड करी गई, या जो थी एक्चुअल पे रियलिटी थी कि हिंदी मीडियम वालों के साथ में ये गलत हो रहा है यहाँ पे, या जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके साथ में ये गलत हो रहा है। फिर इसको यूपीएससी का जो इस पेपर है सीसैट, इसको क्वालिफाइंग किया गया कि भाई आप 33% ही लेके आ जाओ, 33% के नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके ऊपर आपके कुछ भी नंबर हैं सबके बराबर हैं। फिर उसके बाद में यूपीएससी ने स्लोली एंड स्टेडली 2019-20 के बाद में इस पेपर को ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट करना शुरू किया, और 21-22 आते आते तो ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि इवन तो इट वाज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये बहुत सारे, अब तो ये बोला जाने लगा कि नॉन मैथमेटिक्स वालों को छोड़ो, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जो इंजीनियर्स हैं, या जिन्होंने कैट की तैयारी करी है, जिन्होंने जो अपने आप को समझते थे कि मैं कर ही लूँगा, ये उनसे नहीं निकला। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि इसको रखने का एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है यूपीएससी के द्वारा कि हम इसको क्वालिफाइंग नहीं रख रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि क्वालिफाइंग है बट एक्चुअली ये रिजेक्शन पेपर है। तो क्या है क्या ये पेपर, स्टूडेंट इसको कैसे ध्यान से इसको टैकल करें, और इंस्टीट्यूशन जब इसको लेके आई है तो अभी भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस पेपर से वो क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे सीसैट की आपने बात की, तो इट इज़ अ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। एथिक्स में भी हम एक एप्टीट्यूड टर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ जब आप इन सर्विसेज में जा रहे हो तो यूपीएससी ने काफ़ी सोच समझ के इस पेपर को इंक्लूड किया है इसके अंदर। वो चीज़ आपकी सही थी जब इसमें एक कैप नहीं था, क्वालिफाइंग नहीं था, मेरिट बेस्ड था, तो काफ़ी इंजीनियर्स को एडवांटेज होती थी, दैट इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो उसके बाद इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया 33%, तो इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन कि 33% ही लेने हैं आपको मार्क्स। उसमें अब जैसे आप कह रहे हो डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है एक वही चेक क्या हो रहा है वहाँ पे, आपका एप्टीट्यूड ही चेक हो रहा है। अब मैं आपको कोई टास्क दूँ, सपोज आई हैव टू चेक योर वेट लिफ्टिंग एबिलिटी, एक मैं आपको 10 kg का वेट भी दे सकता हूँ, एक 50 kg का वेट भी दे सकता हूँ। अगर मुझे आपकी पोटेंशियल ही चेक करनी है तो क्यों ना मैं 50 kg का वेट दे के आपकी पोटेंशियल चेक करूँ।
बट उस सामने वाले को पता होना चाहिए ना कि भाई ये मेरे से 50 उठवाएगा, मतलब वो पिछले पेपर जो देखे जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि 5-7 किलो उठवाया मेरे से, हाँ तो उसकी वो उम्मीद थी कि ये बहुत करेगा, 10 किलो उठवा लेगा। वो अब ये अब सडनली 50 किलो उठवा रहा है। प्रीवियस उसको एनालाइज करके ये देख रहा है कि हाँ। अब मैं आपको अगर रियल लाइफ में लेके जाऊं, जब आप ऑफिसर बन के ग्राउंड में चले जाते हैं, आर यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड व्हाट इज कमिंग? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग, करेक्ट। कल क्या होने वाला है कि नहीं? आपके साथ क्या सिचुएशन आ जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा, बट यू कांट से कि मैं तो इसके लिए प्रिपेयर्ड था ही नहीं। यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू मेक डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सी सेट एग्जैक्टली वही है। सी सेट में कोई ऐसा नहीं कि आपको मैथ के फॉर्मूले याद करने हैं या वो करना है। देयर यू हैव टू डिसाइड। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने, क्योंकि आप टाइम भी लगा रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्वेश्चन आप टाइम भी लगा रहे हैं और सोल्व भी नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको बर्बाद करके ही जाएगा। राइट। तो डिसीजन मेकिंग एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग, इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। कोई भी सर्विस आप ले लो, तो ये पेपर सिर्फ वही चेक करने के लिए है कि आप कितना अच्छे से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने की तरफ जा सकते हैं और कितना जल्दी सोल्व करने की तरफ जा सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी राइट इंग्रेडिएंट। अगर लोगों को लगता है, एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है क्यों ही इंक्लूड कर रखा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कल को कीप योर शूज इन दोज पीपल हु आर सेलेक्टिंग यू और डिजाइनिंग द एग्जाम। आप किसी को रिक्रूट करेंगे, क्या आप ऐसे बंदे को रिक्रूट करेंगे हु ऑलवेज लुक्स फॉर इजीनेस? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको काम करवाना उनसे, और जो नेचर ऑफ जॉब है वो ऐसा है कि आपको वहाँ टफ डिसीजंस विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लेने पड़ेंगे। तो आप पहले वो पेपर में लीजिए, बाद में आप वहाँ लीजिए। राइट, राइट। और मैं ना इस पेपर को तब से पढ़ा रहा हूँ जब से ये पेपर यूपीएससी में आया हुआ है। तो मैं इस पेपर के उतराव चढ़ाव सब कुछ मैंने देखा हुआ है। मैंने ये देखा हुआ है कि मेरी क्लास जैम पैक्ड रही है, मैंने ये देखा हुआ है कि मेरी ही क्लास खाली रही है, फिर मैंने ये भी देखा हुआ है कि अब वापस से मेरी क्लास भरी हुई है। तो मैं तो लोगों को हमेशा बोलता हूँ भाई सी सैट को सिर्फ इसको क्वालिफाइंग तरीके से मत देखो, यस, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी अराउंड यूपीएससी। जैसे आपने बोला कि आपने सीडीएस भी लिखा, बैंक पीओ भी लिखा, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को ढंग से पढ़ लोगे इस पेपर को, तो इस एग्ज़ाम में तो बेनिफिट आपको देगा ही देगा, इसके साथ बाकी एग्ज़ाम में भी बेनिफिट देगा। तो महीने 2 महीने 3 महीने ढंग से इस पर लगाने चाहिए हमारे को, है ना। विनीत, अपार्ट फ्रॉम सी सैट, जो ये जीएस वाला पोर्शन था, जब आपने तैयारी करी तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी? क्या हमें कुछ ब्रीफ में बता सकते हैं ताकि जो बच्चे इसको सुन रहे प्रीलिम्स हैं, का देख जो रहे हैं? जीएस हाँ जी, था, हाँ जी, प्रीलिम्स का जो जीएस है। जीएस जैसे एक इंटीग्रल पार्ट ही है मेंस एंड प्रीलिम्स का। मेंस में थोड़ा एलैबोरेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं उसके। प्रीलिम्स में आपको जनरली 6 सब्जेक्ट जो मेन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सारे प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें एक तो सी सेट की तरह यहाँ भी आपको जो सब्जेक्ट है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि 70% 60-70% आपका जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का है जीएस का, वो स्टैटिक पोर्शन पे ही डिपेंडेंट रहता है। अच्छा। यस, करंट अफेयर जो आपका 1-1.5 साल 2 साल जितना भी है, उसको आप एक तो मास्टर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता कि कहे कि 30 सवाल हैं तो मैं 30 के 30 सही कराऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। करंट अफेयर आप रूटीन में पढ़िए, उसको समझिए। समझेंगे कैसे? जब आपके स्टैटिक कंसेप्ट सही होंगे। तो मैं हमेशा, कोई भी मुझसे पूछता है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि करंट अफेयर को डोंट रीड एज आइसोलेटेड सब्जेक्ट। अगर पॉलिटी में जैसे अभी वक्फ लॉ के ऊपर डिबेट्स चल रही हैं, तो आप क्यों ना पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में जाओ, देखो माइनॉरिटीज़ के कौन से आर्टिकल हैं, उसके थ्रू ये एक्ट बना था तो क्यों बना था, एंड देन अभी जो प्रपोज चेंजेस आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हो तो आपका सारा, आप भूलेंगे भी नहीं उस चीज़ को। आप भूलेंगे कब? जब आप करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ते हैं, कि मैं आज अलग से मैगजीन उठा के करंट अफेयर पढ़ने लग गया, ऐसे नहीं हो सकता। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, उसी जो करंट अफेयर्स में चीज़ है, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आज बायोटेक्नोलॉजी का मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उसमें सब टेक्नोलॉजी, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए डीएनए क्या है, क्योंकि डीएनए के बेस पे ही अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग हमने की है, आप अलग से जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ने बैठ जाओ, नहीं समझ आएगी, अनटिल अनलेस यू नो व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन ह्यूमन बॉडी। तो डोंट रीड इट एज एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट, उसको स्टैटिक के साथ, और स्टैटिक मेजर पोर्शन है वहाँ का। अगर पॉलिटी के सीधी आर्टिकल्स आपके पास रखे हुए हैं, 20 सवाल उसके आने हैं, उसमें अगर आप गलती करके आ रहे हो तो आपकी गलती है, उसमें आप नहीं किसी को दोष दे। तो अगला क्वेश्चन ना मेरा ये है, हर बार बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ें
तो हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, और अगर हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें ये डिसाइड हो जाए तो उसमें कौन से सेक्शंस हम पढ़ लें और कौन से सेक्शंस हम बिल्कुल अवॉइड कर जाएं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। और जैसा आपने बोला कि क्योंकि बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप आगे लेके जाते हो, तो क्या ये जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बिफोर कमिंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो आपका 11th एंड 12th का है, ये सारा का सारा हमारे को ढंग से पढ़ के आना चाहिए? क्योंकि जब तक आपने वो नहीं समझा हुआ है तो आप ये बाकी की चीज़ कैसे समझ पाओगे? तो दैट क्लैरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. So that's question number 1. Please take your time and answer. And the second question is, which paper should be read? How long should we devote our time while we read newspapers? Which portion we should take care of, और कौन सा है जो हमें eliminate कर देना चाहिए? Please elaborate upon Going this. with your first question, जो NCERTs का आपने कहा, see, जब भी आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है, मे इट बी योर ओन प्रोफेशन, मे इट बी इन आर्म्ड फोर्सेस, या मे इट बी इन कॉर्पोरेट सेक्टर, जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो व्हाट एवरीबॉडी सेज, गो टू द बेसिक्स, वही आपको हेल्प आउट करते हैं। तो जब आप पेपर में आ रहे हैं तो विदाउट बेसिक्स तो आपको नहीं स्टेप आउट करना चाहिए। स्विमिंग पूल में भी जब आप स्टेप करेंगे, तैरने ऐसा तो है नहीं सीधा 10 फीट में कूद जाएंगे, पहले बेसिक बबलिंग और ये सब करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस आएगा वो करने का। तो सिमिलरली एनसीईआरटीज वो चीज़ हैं जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले आपको वो पढ़नी है और वो क्लैरिटी आपके मन में होनी चाहिए कि हाँ भाई ये एनसीईआरटी मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रही है। एनसीईआरटी इतनी ईजी बुक्स नहीं है कि आप सोचो स्कूल की बुक्स हैं आराम से समझ आ जाएंगी, नहीं, स्कूल अलग चीज़ है, वहाँ पे आप याद करके भी चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ बिना समझे आप नहीं कर सकते। तो पहले उनको समझ के जब आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं, इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू। देन न्यूज़पेपर वाला पार्ट, न्यूज़पेपर ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कि यूपीएससी ने कहा कि भाई तुम द हिंदू ही पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो, उन्होंने नहीं कहा कुछ। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं, लाइव मिंट अच्छा न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी इंडीड काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर मुझे लगता है। तो कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, बट जनरली एस्पिरेंट्स के अंदर धारणा यही है कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ते हैं वो। अच्छा, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम tier 1 cities of India. I'm talking about people who are coming from tier 2 cities and then towns and then villages. उनको अपनी इंग्लिश पे भी काम करना होता है, क्योंकि कॉलेज में वही जैसा है ना कि कॉलेज में उतनी पढ़ाई हुई नहीं हुई या कम्युनिकेशन पे कभी ध्यान दिया नहीं दिया। सो द मोमेंट दे टेक आउट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दे आर फाइटिंग ऑन 2 fronts. वन, उसको समझना भी है, दूसरा उसके वोकैब को भी समझना है, तीसरा उसके स्ट्रक्चर को भी समझना है। अब उनके दिमाग में कहीं ये भी घुसा हुआ है कि आंसर राइटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मेरे को इसको पढ़ना चाहिए। तो एक परसेप्शन बनाया गया है कि आंसर राइटिंग के लिए तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है विनीत, उस क्वेश्चन के साथ में कि जब आप आंसर राइटिंग के लिए जाते हो, क्या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स चूज करना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग करना सेंटेंसेस का, वो ज़्यादा नंबर दिला पाता है, या उसको सिंप्लीफाइड करके रखना वो ज़्यादा नंबर दिला पाता है? हाउ वुड यू सी दिस एंड हाउ डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर आंसर राइटिंग? इसमें जैसे आपने सही कहा कि जब हम कोचिंग में जाते हैं जो भी हो, सब यही चीज़ बताते हैं कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज कि वो आंसर राइटिंग में कुछ ज़्यादा ही आपका वो कर देगा, बट एक तो करंट अफेयर्स एस्पेक्ट उसमें है। कोई भी इशू अगर चल रहा है आज के टाइम पे, जैसे अभी ये पहलगाम वाला ही इशू चल रहा है ना, तो उसमें आपको एक व्यूज़ मिलते हैं, है ना, दोनों तरफ के आपको व्यूज़ वहाँ पे मिलेंगे, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है या लॉ आ रही है, उसके दोनों तरफ के आपको व्यूज़ वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स वहाँ पे होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेप्थ में रहती है। तो इन न्यूज़पेपर्स की जैसे आपने वोकेबुलरी का, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से ही मेरी पूरी स्कूलिंग भी, कॉलेज भी, मुझे भी प्रॉब्लम आ जाती है, हर किसी को आ जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी वोकेबुलरी है। बट आंसर राइटिंग का मेन बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है कि कोई टॉपिक आपको दे दिया, आप उसके बारे में अपने व्यूज़ बताओ। अब व्यूज़ कैसे बताता आदमी? अनटिल अनलेस यू आर अलाइन टू वन थिंग। हम क्या कहते हैं, यू शुड नॉट बी अलाइन टू वन थिंग, है ना। आपकी अगर थिंकिंग ब्रॉड है, पर्सपेक्टिव आपका ब्रॉड है, तो आप हर एस्पेक्ट को कंसीडर करके फिर उस चीज़ पे निर्णय देंगे या जजमेंट देंगे। तो आंसर राइटिंग भी सेम ही है ना।
उसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें कमियां क्या हैं और उस कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये 3 एस्पेक्ट आपके आंसर राइटिंग के वहाँ पे बनते हैं। अब वो 3 एस्पेक्ट या तो आप द हिंदू से ले लो, करेक्ट, या आप जनसत्ता से ले लो, या टाइम्स ऑफ इंडिया से ले लो, या यूट्यूब से ले लो, कहीं से भी ले लो। आपने लिखना वहाँ पे वही है कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और कैसे नेगेटिव्स को सुधार के इसको और अच्छा किया जा सकता है। एवरीथिंग इज अबाउट दैट ओनली। तो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखा तो हमारे को एक्सप्रेस नंबर मिलते हैं। योरसेल्फ। हाँ, मतलब बेसिक आपको सेंटेंस फॉर्मिंग ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना कि टूटी फूटी इंग्लिश, जैसे सेंटेंस भी सही से अगर नहीं फॉर्म हो पा रहा फिर वो समझने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ वो होगा, बट जो एग्जामिनर पढ़ेगा उसको समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो नंबर कैसे देगा। तो एक जो हमेशा कहा जाता है कि 80-20 का रूल होता है कि 80% ऑफ द टाइम यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़ आइदर वर्बली और लिख के, 20% ऑफ द वर्ड्स के साथ में। तो 20% अगर वो वर्ड्स हैं, यानी ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना है, ज़्यादा वोकैब पे बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को नहीं चूज़ करना है, अपनी आंसर राइटिंग को सिंप्लीफाइड रखना है और हमारा काम बन जाएगा वहाँ से। यस, नॉलेज को रिप्लेस नहीं करा जा सकता, नॉलेज हैज़ टू बी देयर, Yes. कंटेंट में आपके दम होना चाहिए, सिंप्लीफाइड हो तो भी काम चलेगा हमारा। बिल्कुल। यही है ना? तो मेरे ख्याल से आपने भी यही स्ट्रेटेजी आपने लगाई। यस, कीप इट सिंपल। आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आप बस जो आपके अंदर नॉलेज है उसको वहाँ रख दो और अगले को समझ आ जाए। इट इज अभी आपने एक टर्म यूज़ किया विनीत, आप यूट्यूब से पढ़ लो। मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड होता हूँ ऐसी चीज़ों, क्योंकि यूट्यूब में जब आप पढ़ने जाते हो, यूट्यूब में कुछ एंड टू एंड तो होता नहीं है, है ना? अगर यूट्यूब में किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई वीडियोस अपनी डाली हुई है तो शायद वो आपको नॉलेज देने के लिए कम है और अपने पास उनको बुलाने के लिए वो ज़्यादा है। दैट इज़ नंबर वन, दैट्स माई परसेप्शन। देर आर इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली दे आर वर्किंग वेरी फाइन। आप हमारे खुद के प्लेलिस्ट देखेंगे एप्टीट्यूड के, तो हमने कैट वाले जितने भी वीडियोस हैं या सी सेट के जितने वीडियोस हैं सब हमने फ्री डाल रखे हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, बट वो नॉलेज आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलती है। जैसे आप मेरे पास में भी आ जाओगे, उसमें हैंड होल्डिंग नहीं है आपको कि आप यहाँ से, जैसे आपने बोला कि जब आपने एग्जामिनेशन लिखा तो आपको पहले यही नहीं पता था कि मेरे को कौन सा रास्ते पे जाना है, राइट? वो रास्ता मेरे को पता होना चाहिए। तो यूट्यूब की प्रॉब्लम अब जो मेरे को दिख रही है वो ये है कि लोगों को लगता है कि वो यूट्यूब से एग्जामिनेशन क्रैक कर देंगे, बट बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाई करते हैं तो वो वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट इट? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी, यूट्यूब क्या है सर, जैसे आपने कहा है डिजिटल, जब से वी आर गोइंग डिजिटल इन एवरीथिंग, और कोविड के बाद तो स्पेशली, तो यूट्यूब अगर आप देखो एज अ लर्निंग मीडियम, आई फील इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम। कोई भी कहीं भी सीख सकता है ना, डिजिटली। करेक्ट। डिजिटल प्रिंट फॉर्मेट में भी सीख सकता है, डिजिटल ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी वो सीख सकता है। यूट्यूब में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सेल्फ कंट्रोल में। अब कोई भी एस्पिरेंट है, मान लो मैं आज तैयारी शुरू कर रहा हूँ, मेरे को द हिंदू के आर्टिकल्स या किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल समझने में प्रॉब्लम आ रही है। शुरू में आती है, नहीं समझ आते हो क्या कहना चाह रहा है, हम फिर यूट्यूब की तरफ जाते हैं कि कोई हमें समझा दे। 2-4 वीडियोस आपने देख ली, 1 महीना देख ली, आपने समझ ली, अब आप वापस बैक टू योर बेसिक्स। अब आप खुद मेहनत करो उस पर। आपने पेपर में अपने व्यूज प्रोजेक्ट करने हैं, यूट्यूब पे जो बंदा बता रहा है वो अपने व्यूज बता रहा है। आपके समझने के लिए ठीक है वो, फॉर रेफरेंस मटेरियल, कि हाँ भाई ऐसे इस चीज़ को गैदर करना है। मेरे को कोई डिश बनानी है, अब मैं उसकी रेसिपी यूट्यूब पे देख लूँगा, अब समझ गया मैं, फिर तो मैं अपने आप वो डिश बनाऊंगा, इम्प्रोवाइजेशन भी मैं अपने आप करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि वही बताएगा तभी मैं कर पाऊँगा। करेक्ट। तो यूट्यूब इनिशियल स्टेजेस में इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट उसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि यू शैल नॉट बी 100% डिपेंडेंट कि आप हर चीज़ ही यूट्यूब से कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप अपना ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर रहे। तो वो जब आपके अंदर से नहीं आएगा तो जब तक उसका फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात डिस्ट्रैक्शन, जब आप डिजिटल मोड में जाते हैं, जैसे रील कल्चर आपने देखा है, पीपल आर गोइंग इम्पेशेंट, वो 20 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ देख ही नहीं सकते, है ना? तो एक तो आपका पेशेंस खींच रहा है डिजिटल फॉर्मेट, तो इसमें, और एक डिस्ट्रैक्शन, आप देखने जाएंगे एक वीडियो, क्या पता आप स्टैंड अप कॉमेडी चला लें, उसके साथ गाने चला लें, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। आपका अगर उस पर कंट्रोल है तो बिल्कुल चाहिए। और ये दोनों चीज़ें साथ में बैठती नहीं है। वंस वी आर सेइंग दैट वी शुड बी स्टडिंग फॉर 6 hours 8 hours 10 hours a day, एंड ऑन द अदर हैंड
वी आर वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स जहाँ पे 20 सेकंड से ज़्यादा आपका अटेंशन स्पैन नहीं है। जब आपका बिल्कुल। अटेंशन स्पैन ही नहीं है तो आप इतने घंटे बैठोगे कैसे फिर? यस। तो आप तो नॉलेज लेने गए थे, फिर पता चला कि आप डोपामिन रिलीज आपका कहीं और और ही चीज़ों इसका में हो रहा ये है। भी मैं एक और परसेप्शन जो एस्पिरेंट्स का इसमें रहता है, मान लो यूट्यूब पे एक आधी चीज़ देख लेते हैं, दे गेट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि आज मैंने एक चीज़ सीख ली है, बट वो ये चीज़ नहीं देखते कि उस आधे घंटे की चीज़ को सीखने के लिए 2 घंटे उन्होंने वेस्ट भी कर दिए हैं वहाँ पे, कि वो और दैट्स एन आउटपुट उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दे सकते थे। यस, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी वो एक कॉस्ट। फॉल्स सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उनको आ जाती है। ऐसे कई एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, बैठे तो रहते हैं वो, आपने भी देखे होंगे, लाइब्रेरी में, घर में बैठे रहते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, स्टिल वो आउटपुट नहीं दे पाते। सीखते तो वो बहुत चीज़ हैं, देखते भी वो बहुत चीज़ हैं, बट व्हाट इज़ लैकिंग? ये है ये क्वेश्चन। नाउ वी शुड एक्चुअली स्टार्ट पॉन्डरिंग ओवर इट। मेरी 6 साल की बेटी है, वो इस डिजिटल एरा में क्या देख रही है, कैसे देख रही है। हमने कोको मेलन लगा दिया या कुछ लगा दिया, बच्चा एंटरटेन्ड हो रहा है या कुछ और ही हो रहा है, दैट वी शुड ऑलवेज हैव अ फोकस अपॉन। इसके साथ में विनीत, जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करने आता है, जैसा मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर हम भेजना तो चाहते हैं कोचिंग में, इसके साथ में तैयारी क्या करनी होगी हमारे को, हमारा बच्चा क्या क्या पढ़ के आए। तो कई बार लोगों के मैंने देखा है विशफुल थिंकिंग होती है। जब तक मैं टीचर था तो आई डिड नॉट हैव अ से, भाई आप मेरी क्लास में किसी को भी बिठा दो, मेरे को तो एक पेमेंट मिल रही है उसकी। बट व्हेन आई बिकेम एंटरप्रेन्योर, मेरे को ये समझ में आता था कुछ तो इन 10-12-15 सालों में जो सीखा देख के, ये तो मैं ये नहीं बता सकता कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करेगा, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेगा, बट मैं ये बता सकता था कि अभी ये रेडी है या ये रेडी नहीं है। तो हर बार जो मेरी सलाह होती है लोगों को कि आप ना थोड़ा इसको थोड़े दिन इसको रखो। जैसे एक फादर आए थे मेरे पास में अपने बच्चे को लेकर, उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ 5 मिनट मेरे बच्चे से बात कर लो, आप बोलोगे तो मैं पेमेंट दे दूँगा। तो मैं बोला मैं दैट इज़ एन एथिकल डिलेमा फॉर मी। वन डिलेमा इज़ आई हैव एन इंस्टीट्यूशन, I need the admission. The Yes. second dilemma is what if this parent is not getting the right thing. तो बोला नहीं आप बोल देंगे तो मैं एडमिशन दिला दूंगा, सोलन में मेरी ज़मीन है, मैं थोड़ा बेचूंगा उसको। अब मेरे को और भी हो गया कि भाई ये अपनी ज़मीन बेच के मेरे पास में लेके आएंगे अपना बच्चा। तो मैंने बच्चे से बात करी और मेरे को नहीं लगा कि वो उस समय पे रेडी था। जैसा वही ना, वो विशफुल थिंकिंग की थी कि मैं भी क्रैक कर दूंगा। तो मैंने उसको ये समझाने की कोशिश करी कि देखो बेटे, ना तो तुम्हारा 10th में कुछ बहुत अच्छा रहा है, एवरेज स्टूडेंट रहा था वो, तो आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करो, छोटा एग्ज़ाम तो कोई नहीं होता, आप एक एग्जामिनेशन पहले क्रैक कर दो, सो दैट वो आपके जो मोराल है उसको थोड़ा सा इन्हांस करे, और फिर उसके बाद में आप आओ और इसको एग्ज़ाम को क्रैक करो। आपको जब ये बताना एज अ मेंटोर किसी भी पेरेंट को, किसी भी बच्चों को, जब आप प्रिपरेशन करने आओ, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। एक, क्या कोचिंग ज़रूरी है यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे कैट के बच्चे रहे हैं जो आईएम्स में गए हुए हैं, या मेरे यूपीएससी के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्रैक किया हुआ है, नॉट दिस एग्ज़ाम बट अदर एग्ज़ाम्स। उन्होंने कोचिंग आके पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने गाइडेंस लिया टीचर से, और जैसा आपने भी किया, फिर उसके बाद में उन्होंने क्रैक कर दिया। तो वो बड़े प्रिपेयर्ड होके आए थे, उनको पता था कि टीचर से क्वेश्चन कौन सा पूछना है, राइट, रादर देन टीचर मेरे को गाइड करे। मैं अपने तो बच्चों को जब वो एडमिशन लें तो क्या तैयारी करके आए पहले से ही, और अगर एडमिशन ना लें तो क्या वो करें ताकि उनका काम हो जाए यहाँ पे। इसमें जैसे आपने कहा कि कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं हाँ, है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक बैकग्राउंड का अगर फ़र्क है, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो जीएस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे को हेल्प चाहिए थी, एक गाइडेंस चाहिए थी, तो आई वेंट फॉर कोचिंग। अब जिनको है स्कूल में अच्छी पढ़ाई की है, जिनका ग्रास्प है सब्जेक्ट्स पे, समझ भी आता है, दे मतलब एस्पिरेंट्स, मैं तो मानता हूँ शुरू में उनको पढ़ के देखना चाहिए 1-2 महीने। अगर उनको सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं और दे आर गैदरिंग व्हाट दे हैव टू गैदर फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, और वो एक कहते हैं ना पूंछ पकड़नी है उस चीज़ की, तो अगर आपको ऐसा, क्योंकि वो फीलिंग अंदर से आ जाती है कि भाई नहीं मेरे से अकेले से तो नहीं हो पाएगा,
अगर ऐसा लगता है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर गाइडेंस। ऐसा गाइडेंस के लिए जाना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है पेसिमिस्टिक कि भाई तुमसे खुद नहीं हो पा रहा है तो तुम किसी की हेल्प लो, यू शुड ऑलवेज सीक आउट फॉर हेल्प। तो आपको ऐसा लगता है यू शुड ऑलवेज गो फॉर कोचिंग। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं खुद कर लूँगा तो उससे बढ़िया चीज़ तो कोई नहीं है। और मैं आपको बताऊँ जैसे सक्सेस स्टोरीज बहुत आती हैं और जो मिथ्स हैं कि हिंदी मीडियम और ये, एक जहाँ मैं जानता हूँ एक फीमेल ऑफिसर, उनके शायद फादर भी नहीं थे एंड शी वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम और सेल्फ स्टडी से उन्होंने एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया एंड शी गॉट अ वेरी गुड सर्विस ऑल्सो। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अगर आप सोचो कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकते, ऐसी कंडीशंस में अगर कोई इतना अच्छा अचीव कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। कई ऐसे बंदे आते हैं जॉब के साथ, कोई पीओ होता है, कोई ऐसे 2-3 केसेस हैं जो कांस्टेबल थे इन द स्टेट पुलिस, कांस्टेबल की जॉब के साथ दे हैड क्रैक्ड द एग्जाम। तो दे हैड दैट मोटिवेशन, दे हैड दैट एक्स फैक्टर। जब तक आपके पास वो नहीं है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन में आने से पहले यू शुड आस्क योरसेल्फ कि व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस, व्हाई। व्हेन यू हैव द आंसर फॉर व्हाई यू कैन डील विद एनी हाउ। You will get your answer. Yes. With coaching, without coaching, Yes. you will get your answer. You will get. यही है ना। विनीत, जब भी कोई स्टूडेंट आए, जैसा वो आ गया किसी इंस्टीट्यूशन में आ गया और या नहीं आया, जर्नी बिगिन कर दी उसने अपनी, कितने समय तक उसको यहाँ पे रहना चाहिए? और अगर वो, क्योंकि आजकल यही क्या है कि बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल अपना वेस्ट कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोफेशनल डिग्री जैसी तो कुछ है नहीं है, ना तो प्रोफेशनल कोर्स है ये। इसके बाद में वो बाइनरी थिंग है, या तो आपको मिला या तो आपको नहीं मिला। आपको मिल गया तो फिर you're द विनर, you're द माइटीएस्ट, और अगर आपको नहीं मिला you're द लूज़र देन, पूरी सोसाइटी की नज़रों में फिर आप। तो कितने समय तक इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए हमारे को? और जब हमें क्विट करना हो तो हमें कब, कैसे पता चले कि भाई अब ये यहाँ से हमारा समय पूरा हो चुका है, बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से निकलो, लाइफ बहुत बड़ी है और कुछ और काम करते हैं, यहाँ से जो सीखना था सीख लिया, बट इसको लेट अस कॉल इट अ डे। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा आप सर elaborate इसका करो। जैसे कोई स्टैंडर्ड आंसर तो नहीं है कि कितने टाइम बाद आपको छोड़ देना चाहिए, कितने टाइम बाद छोड़ देना चाहिए। इट विल वेरी फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। बट बात यह है कि सबसे पहली बात प्रिपरेशन के अंदर यू हैव टू ऑनेस्ट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर एनर्जी, वेस्टिंग योर यूथ एंड एवरीथिंग, है ना। तो एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे आपने 100% दे दिया है और कहाँ पे आपका बचा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। अगर आप फॉल्स परसेप्शन में जी रहे हो कि नहीं यार मेरे से हो जाएगा, जबकि आपको पता है आपके 40-50 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे हैं, इतने अटेम्प्ट हो गए, 4-5 अटेम्प्ट हो गए, तो कैसे हो जाएगा, है ना। तो वो एक चीज़ ऑनेस्टी के साथ आप अपने आप को बताओगे, आप अपने आप से सवाल करोगे वो कि क्या मुझे और आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जैसे अब जिम में ही जाते हैं या स्पोर्ट्स मेडिसिन आप ले लो, स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक चीज़ कही जाती है, अगर आपको इंजरी है तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए टू हील योरसेल्फ। अगर आप उसके आगे जाएंगे तो यू विल बी गोइंग इनटू मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव। मे बी आप मैच जीत जाएं, कुछ और हो जाए, बट वो आप 10 मैच लूज कर जाएंगे उसके बाद। तो वही चीज़ इसमें है, जहाँ आपको लग गया ना कि भाई मैंने अपना 100% दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, तो यू शुड स्टॉप। क्योंकि आपने यहाँ अपना दे दिया, हो सकता है कोई और फील्ड हो जो जिसमें आप और अच्छा आउटपुट दे सको। तो ये एक अपने सर से ये निकालने की भी ज़रूरत है कि ये जॉब ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है, और भी जॉब्स हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। मैं ना हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से मेरे को समझ में आ जाती है। द वे आई स्पीक टू देम, आर यू गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर? नो सर, यू सी दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट, आई एम सीइंग कि हो सकता है कि जो लैंग्वेज जो वोकैब यूज़ करी जाती है ना उसके लिए, कि सर मैं इस बार देखता हूँ मैं क्या कर पाऊँगा, तो मेरे को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। फिर इसका कोई ऐसा आके बताया जाता है कि सर इस साल या तो इस पार या तो उस पार है, तो है, नहीं है तो फिर बोरिया बिस्तर बांधूंगा, निकल लूँगा। मेरे को वो क्लैरिटी बड़ी पसंद आती है। और ये जो कई बार मैंने देखे हैं बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल ड्रैग किए पड़े हुए हैं, अब हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, भाई निकलो और जाओ यहाँ से, वाइंड अप करो सिस्टम को, बस हो गया। अब वो वहाँ से निकल, जैसे मेरा 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, उस साल मैंने फॉर्म नहीं भरा अगले साल के लिए, आई वॉज क्लियर कि इस बार होता है तो ठीक है, नहीं आई विल मूव ऑन।
अब उससे ज़्यादा नहीं मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता अपने आप को। एंड जो मैंने केस स्टडीज देखी, आप किसी बच्चे से बात करना, ऐसे कई केसेस मैंने देखे, उनसे पूछोगे भाई कौन सा अटेम्प्ट है, कैसी तैयारी चल रही है, वो कहेंगे अरे मेरा तो अभी फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। दे टेक इट कैजुअली, मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, अरे व्हाई नॉट यू ट्राई टू क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। बट ये कैजुअलनेस उनकी फिर हर अटेम्प्ट में चलती रहती है। ये पहले आईआईटीज के साथ होता था। आईआईटी से बिना लोग चौथा साल, पाँचवा साल, छठवां साल लगाए पड़े हुए हैं। वो उम्र हो गई 22-24 साल, तब भी वो इंजीनियरिंग की तैयारी करे पड़े हुए। तो आईआईटीज ने वो रिफॉर्म लाया अपने सिस्टम में, दैट यू ओनली 2 अटेम्प्ट्स आर परमिटेड व्हेन यू आर इन 12th grade, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 1 more, एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू राइट आईआईटी। तो मेरे को लगता है कि नाउ इंस्टीट्यूशनल एक अगर यहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम वो नहीं समझ पा रहे हैं ना, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन थोड़ा इसमें आपको मुझे समझना चाहिए। लगता है इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इंस्टीट्यूशन इज प्लेइंग इट्स रोल, जैसे अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, थोड़ा फैमिली रोल भी इसमें आ जाता है। क्योंकि फैमिली अपने आप को या सोसाइटी अपने आप को IITs, MBBS, UPSC इनसे इतना अटैच कर चुकी है कि दे आर अफ्रेड। और यहाँ पे मोस्टली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, फिर उनके लिए कहीं ना कहीं दिस बिकम्स एस्केपिस्ट स्ट्रेटेजी, कि जब तक हम प्रिपेयर करते रहेंगे शायद वी आर सिक्योर, शायद हम घर पे हमारी इज्जत बनी रहेगी या कुछ भी, या हमसे कोई पूछेगा नहीं तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ऐसी चीज है। आई एम फ्रॉम यूपी, तो वहाँ पे तो ये बड़ा फेमस है, आई एम एन यूपीएससी एस्पायरेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एस्पायरेंट यार? यस, either you have cracked it or you're just a student. nobody values your being aspirant. कुछ भी है। But then आप उसमें जाएंगे ना, वो ग्रे मार्केट है, उसमें भी एक दहेज वाला मार्केट चलता है, डाउरी वाला, कि if you're an aspirant this is your value, if you have cracked this is your value. So I don't know, let us not get into that. Society has to transform itself, parents have to transform themselves। उन्हें ये पता होना चाहिए कि ठीक है ये तो एग्जाम ही है, ऐसा ना हो 4-5 अटेम्प्ट करके तुम्हारे बच्चे का यूथ खराब हो जाए, आगे कुछ करने लायक ना रहे वो। जब भी बच्चे इलोंगेट करते हैं तो कुछ हद तक पेरेंट्स भी शायद रिस्पॉन्सिबल इसमें होते हैं, क्योंकि वो अपने वो ड्रीम्स अपने बच्चे के थ्रू अचीव करवाना चाहते हैं, शायद जो उन्होंने नहीं करा। तो वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से बनी जाए, भले 1 साल और लगा ले, भले 1 साल और लगा ले, भले। तो अब क्योंकि वो एनालिटिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व हैं सो बहुत ज़्यादा, तो अब वो बच्चों को भी अपना वेस्टेज वो करवाते जाते हैं। एक क्वेश्चन विनीत, इसके साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एंड दिस इज़ वेयर मैं बड़ा अपना एनर्जी लगा रहा हूँ आजकल, कि ये सब अराइज इसलिए हुआ कि आप डेटा देखोगे तो 13-14 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, है ना। उसमें से जो प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं वो 12-13 हज़ार तो लोग प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं, विच इज़ 1% ऑफ ऑल द टेस्ट टेकर्स। सो 1% लोग है जो पेपर प्रीलिम्स में आ गया। आउट ऑफ दोज सम 2500 के अराउंड में मेंस लिखते हैं। आउट ऑफ दोज 2500 वेरी क्लोज टू 960 to 1000 टू इधर उधर कुछ प्लस माइनस डेविएशन के साथ में यही फाइनल सिलेक्शन है। सो विच ट्रांसलेट्स इनटू, इफ आई assume that 10 lakh people wrote the examination and 1000 got selected, it comes down to 0.1%. So 99.9% of the people are not getting selected, and they are the youth. And somehow we had demographic dividend in this country. We were talking about that, yes, that we have youth that is going to be working for the betterment of the society, for the nation, for the economy. अब वो youth गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन है 3 साल 4 साल 5 साल, ये बच्चा जब फील्ड में होता है, इंटर्नशिप करता है, जॉब करता है या कुछ और करता है, तो ये कहीं ना कहीं पे कुछ काम करता। फिर क्योंकि मैं MBA हूँ तो मेरे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल वेस्ट करने के बाद ना मेरे से आके ये पूछते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि निकलो यहाँ से, तो व्हाट इज़ द वे आउट। फिर कॉर्पोरेट्स में जो जॉब्स आती हैं उसमें मैं जब उनको भेजने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है वो स्किल सेट ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई करी है वर्सेस जो मार्केट में जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल अलग डायरेक्शंस पे जा रहे हैं। तो पहले तो आप ये इस चीज़ को आंसर कर दीजिए कि ये कॉलिंग अ क्विट के साथ में what is your opinion on if somebody should be only thinking of UPSC,
एक यही प्लान ए लेके चले, जैसा बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड देन टीचर्स बता रहे हैं लोगों को कि भाई आप ना लेफ्ट देखो ना आप राइट देखो, सिर्फ आप यूपीएससी की तैयारी कर लो या तो सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, वर्सेस प्लान बी होना चाहिए किसी के पास या प्लान सी होना चाहिए. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एंड देन आई विल कंटिन्यू विथ व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड. इसमें सपोज एन एस्पिरेंट्स कम्स फॉर प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो आया, शुरू में आ गया वो, एंड ही इज़ वेरी जीलस ऑल्सो एंड वेरी मोटिवेटेड. तो आई विल एडवाइज हिम और हर कि तुम्हें जितना टाइम लगाना है वो तो देखो पहले कोई सोच के नहीं आता कितना लगाना है, मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए. आता है तो उसके लिए यही है कि भाई 1 साल 2 साल जितना भी है अपना फुल फोकस यूपीएससी की तरफ रखो. Correct. और कुछ मत सोचो उसके बाद, है ना. 100% डेडिकेशन के साथ, हर चीज़ के साथ यू गो विद दैट थिंग ओनली. आप अचीव कर लेते हो बहुत अच्छी बात है. नहीं हुआ, सपोज द फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं होता है एंड यू स्टिल वांट टू परस्यू कि आगे, ऐसा मत करो कि आप उसी नाव में चलते जा रहे हो, उसके आसपास कुछ नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप 5-6 साल बाद फिर देखोगे आपके आसपास वाकई कुछ नहीं रहेगा. 1-2 साल आप डेडिकेटेडली लगा लो, अपने आप को साउंड कर लो, सक्सेस मिल जाती है बेटर, नहीं मिलती है तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस ऑल्सो, अटेम्प्ट अदर एग्जाम्स ऑल्सो. यूपीएससी आपका क्रैक नहीं हो रहा, यू विल बी डीमोटिवेटेड. हो सकता है आपने सीडीएस दिया, उसका रिटर्न हो गया, आपकी एक मोटिवेशन दोबारा जाग जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी में भी हेल्प कर देगी. तो आप करो, अगर आपका वाकई में पैशन है. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग. जैसे 2011 वर्ल्ड कप के बाद जब धोनी से पूछा गया था कि आपके लिए सक्सेस क्या है, तो इज अ वेरी नाइस थिंग जो हमारी भगवत गीता में भी कही गई है कि आप यू फोकस ऑन द प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस ब्रिलियंटली एकदम डिलीजेंटली फॉलो कर लेते हैं तो सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट. तो जो फेलियर स्टोरीज हैं या सक्सेसफुल स्टोरीज नहीं है, कहीं ना कहीं तो कमी है उनमें, प्रोसेस में कहीं ना कहीं तो कमी है. अगर आप उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपको वो हो जाएगी चीज़. बट वो हर जगह कहते हैं डोंट कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट. ठीक है, आपने ट्राई किया है, अगर थोड़े साल नहीं बात बन रही, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग एल्स ऑल्सो. ऐसा ना हो बाद में आपके पास एक्सप्लोर करने को भी कुछ ना बचे. तो विनीत, इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, बिकॉज इंडिया में आप देखेंगे ना तो जितने सिलेक्शंस नहीं है उससे ज़्यादा तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है ना. और एक एक सिलेक्शन को 10-10 इंस्टीट्यूशंस क्लेम कर रही हैं. तो जब मेरे को इस फील्ड में आना हुआ, जब मेरे को लगा कि नाउ दिस इज़ माई टर्न टू स्टार्ट समथिंग, आई डिडंट वांट टू ओपन अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन. सो व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ दैट you should solve a problem. So I identified this problem जहाँ पे, क्योंकि I taught for around 12 years. तो बहुत सालों तक पढ़ाने के बाद में जब उनको बाहर निकलना है तो उनके पास में कुछ होता नहीं था. एंड मेरे को लगा कि यार इसको अगर हमारे को रिहेबिलिटेट करना है किसी स्टूडेंट को तो कुछ हमारे को स्किल सिखाना चाहिए. देखो, किसी बच्चे का अगर नहीं हुआ ना तो सारा ब्लेम बच्चे पे चला जाता है. ब्लेम तो टीचर पे भी जाना था, ब्लेम कोचिंग पे भी जाना था, है ना, ब्लेम सोसाइटी पे भी जाना था. फेल हुआ तो स्टूडेंट, हाँ, सक्सीड हुआ तो फैमिली भी, सारे के सारे उसमें फिर कोचिंग वाले फिर आ जाते हैं. फेल हुआ तो उसको वो दोबारा कॉल भी नहीं करेगा, उसको पूछेगा भी नहीं कि भाई तुम्हारा क्या हो गया, तुम कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में. कोई कुछ नहीं पूछेगा, पैसे पे कर दिया और हो गया तो ठीक है जी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. सो दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई हैव थॉट विनीत. आपको प्लान ए ही नहीं सोचना है. एंड आई एम बीइंग वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल व्हेन आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट पीपल, कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो साथ में पहले साल के बाद में, क्योंकि पहला साल बड़ा क्रूशियल होता है आपके लिए, आप प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई सब पे काम करना शुरू करो. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पीपल, यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो बडी इज गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ साल तक तो आप देखना ग्रेजुअली ये होगा, कुछ साल बाद आपके दोस्त छोड़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपके पेरेंट्स छोड़ना शुरू कर देंगे, फिर आप उस शादी की उम्र पे आ चुके हो. स्लोली एंड स्टेडली आप अपने आप को हमेशा ही कंपेयर करोगे लोगों के साथ में बैठ के. और क्योंकि आपका दोष है नहीं है, बट सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो. तो जब बच्चे आए विनीत और मेरे से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो कॉर्पोरेट में मेरे दोस्तों के पास में जॉब्स तो होती है, वो ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं. अब मैंने जब इनको बोला, अब उनके पास में वो स्किल सेट नहीं है, वो स्किल सेट सीखेगा तो एक और समय लगेगा. तो वी फाउंड आउट अ गैप
That gap is, nobody is talking about that 99.9% of the students, right? Those who are not getting selected, and somehow they will have to continue with their journey. They are youth of this nation. They must be able to contribute. अगर वो कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या ही करेगा फिर वो. तो we figured out things, and we told ourselves that we are not going to be teaching them for competitive examinations, right? You come to us, first of all, थ्रू अ साइकोमेट्रिक टेस्ट हम ये पता करेंगे कि आपको ये एग्ज़ाम लिखना भी चाहिए. आर यू प्रिपेयर टू राइट दिस एग्जामिनेशन और नॉट, और यू नीड सम मोर टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी. तो आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लो हमारे से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर काउंसलर्स विल बी एबल टू टेल यू कि आपको एग्जामिनेशन कौन सा लिखना है एज ऑफ नाउ. वंस द एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिसाइडेड कि भाई आप कौन सा एग्जामिनेशन लिखेंगे, आपको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के साथ में हम दूसरा स्टेप लेंगे जहाँ पे हम आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो सबको चाहिए आजकल. किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो इंटरव्यू राउंड में भी आपको हेल्प होगी, नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हेल्प होगा. बहुत सारे बच्चे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आते हैं जहाँ पे वोकैब अच्छी नहीं है, एक्सेंट का इशू है, फोनिक्स का इशू है, ग्रामर का इशू है, रिटन कम्युनिकेशन का इशू है. तो हम इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. ठीक है, इसलिए करेंगे. अब इससे क्या होगा कि अगर आपका यूपीएससी या किसी और एग्जामिनेशन के इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाओगे तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप ये चीज़ें एक महीने में तो नहीं कर पाओगे. ठीक है जी. तो इसके साथ में दूसरा स्टेप ये है कि आप टेक्निकल स्किल हमारे से सीखो अलॉन्ग विथ द एग्ज़ाम के जो भी चीज़ें हैं. तो आप टेक्निकल स्किल जब मैं बोल रहा हूँ तो आप एडवांस्ड एक्सेल सीख लो, डेटा एनालिटिक्स के लिए आप पावर बीआई सीख लो हमारे से विजुअलाइजेशन के लिए. आप इसके साथ में जो कैनवा सीख लो, आप जितने भी एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं ये सीख लो, आप गूगल के कैलेंडरिंग कैसे करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. जब आप इन चीज़ों को कंबाइन कर दोगे तो नाउ यू विल फाइंड योर सेल्फ दैट यू आर एम्प्लॉयबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर. अच्छा, आपका गवर्नमेंट जॉब में हो गया, से फॉर एग्जांपल विनीत इज़ एन आईपीएस ऑफिसर, राइट? अगर विनीत के पास में ये सारी स्किल्स हैं तो आजकल तो डेटा बैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. तो ये डेटा के लिए आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगा. आप वहाँ पे जाके सीखो जहाँ पे स्टेक्स आपके बहुत ही ज़्यादा हाई हैं. वहाँ पे आप सीखोगे नहीं क्योंकि आपको बहुत और भी काम करने हैं. तो आप यहीं से इसको सीख के जाओ. जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आप साथ में इसको पढ़ो. ठीक है, तो आपका टेक्निकल स्किल भी ठीक हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक हो गया. साथ में ही आप बहुत सारे बिहेवियरल जो चीज़ें हैं वो आप हमारे से सीख के जाओ. फिर उसके साथ में आप हमारे से इन सबको करते हुए पार्ट टाइम जॉब ले लो. कई बार ये इशू आता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें. तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब करो. वी विल हेल्प यू गेट द पार्ट टाइम वर्क. महीने का 5,000 7,000 रुपये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आप हफ्ते में 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे काम करो, महीने के 5 से 10,000 रुपये कमाओ, आप अपने प्रिपरेशन के साथ में आप कंटिन्यू करो. तो आपका जो मनी वाला इशू है वो सॉल्व हो गया. फिर आप हमारे से असिस्टेंस लो, आप इंटर्नशिप करो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में. इंटर्नशिप क्योंकि अब आप आए तो हो एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, तो किस बेसिस पे आपको प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब देगा. तो इन स्किल्स के साथ में अगर आप सीखना चाहो तो इंटर्नशिप कर लो 2-3 महीने. दैट वी विल फिगर आउट फॉर यू. हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे. इंटरव्यू आपको ही देना पड़ेगा उसमें, लेकिन हम विल हेल्प यू फाइंड वन. तो इन सब के साथ में अब आपका 1 साल आपका बीत गया किसी भी एग्ज़ाम में. नाउ फिर कॉन्फिडेंट आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी करो. 1 साल आप और लगा लो. आपका वहाँ पे हो गया, बहुत बढ़िया जी, आप चले जाओ. आपका वहाँ नहीं होता, यू कम बैक टू अस एंड यू से दैट नाउ आई नीड अ जॉब. सो वी विल हेल्प यू कनेक्ट टू स्टार्टअप्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आपको एक डिसेंट सा अमाउंट आपको मिलेगा. 30,000 35,000 40,000 25,000 जो भी एक डिसेंट सा अमाउंट बनता है, जहाँ पे आप अपने करियर को शुरू कर दो, है ना, प्राइवेट सेक्टर में. और हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. जैसा आपने बोला कि अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका 100% अभी अचीव नहीं हुआ है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपके प्रिपरेशन आपके नंबर्स में दिख रहा है, तो आप इसकी भी तैयारी करते रहो. वीकेंड में पढ़ाई करो यार, रात में पढ़ाई करो. हु इज़ स्टॉपिंग. तो अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी दोज 99.9% जहाँ पे अब आप ब्लैंक हो गए हो. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू ब्लैंक. तो ये देन वी आइडेंटिफाइड दैट लेट अस एड्रेस दिस प्रॉब्लम हियर. क्योंकि पढ़ा हर कोई रहा है. देखो, मैं ये कभी नहीं क्लेम करूँगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कोई मेरे से कम पढ़ा रहा है, कोई ज़्यादा पढ़ा हर कोई रहा है ना. जो बच्चे अच्छे हैं वो ग्रास्प कर ही लेते हैं. जैसे आप लोग को एक रास्ता चाहिए होता है. तो पढ़ा तो हम देंगे, नहीं हुआ तो क्या करोगे.
हम वहाँ पे आपको छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फिर फाइनली आपका कुछ ना कुछ हो जाए इस वाले में। सो इस वाले विज़न के साथ में वी हैव डिज़ाइंड दैट प्रोग्राम। तो आपको कैसा लगा इस चीज़ का? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। जैसे आपने अगर देखा हो कुछ साल पहले यूपीएससी ने भी ये डिज़ाइन किया कि मेंस के बाद अगर कोई इंटरव्यू फेल हो जाता है तो अपने नंबर डिस्क्लोज करके दे आर सेंडिंग दोज नंबर्स टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। उनको अगर कोई कैंडिडेट अच्छा लगता है दे कॉल फॉर इंटरव्यू, जो फिट बैठते हैं दे गिव देम द जॉब्स। इट वॉज अ वेरी रियली गुड इनिशिएटिव, बट वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड स्केल पे है ना। बट जो आप विजन देख रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर द 99.9% पर दिस मार्केट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट Yes. दैट जो प्रीलिम्स भी फेल आउट हो जाते हैं वो क्या करें। एंड इनफैक्ट नॉट ओनली यूपीएससी, कोई डेडिकेटेडली पीओ के एग्जाम के लिए आता है, कोई एसएससी के एग्जाम के लिए आता है, वो भी फेल आउट होते हैं काफ़ी हद तक। तो दिस विजन इज रियली गुड कि दे शिल नॉट फील ब्लैंक आफ्टर द प्रिपरेशन कि अब क्या। राइट। तो मेरे को यही लग रहा है विनीत कि नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, यू हैव टू वर्क अपॉन इट एक तरह से। और जैसे सीएसआर वगैरह होते हैं प्राइवेट कंपनीज के, एनजीओज होते हैं, अगर यही वर्कफोर्स हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, इफ़ इट गेट चैनलाइज्ड, बजाय कि इसके 10-10 साल ऐसे ही गंवा रहे हैं वो, राइट, उसकी जगह अगर वो चैनलाइज हो जाए इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी या नेशनल इकोनॉमी में, तो विल बी मेकिंग अ गुड प्रोग्रेस। So we had a very good discussion, Vineet. Yes. I suppose those of you who have been watching this video till this point, आपने बहुत कुछ विनीत से सीखा होगा। विनीत की जर्नी को अगर आप देखेंगे तो सक्सेस का कभी ऐसा नहीं है कि आपका डे 1 से पता चल जाएगा कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, या आपने 10th एंड 12th में अच्छा नहीं किया तो आपका बाद में नहीं होगा। लर्न फ्रॉम हिम। एंड इसके साथ में आप, जैसा विनीत ने बोला कि आपकी जर्नी आपकी अपनी जर्नी है, आपकी नॉलेज आपकी अपनी नॉलेज है, वो किसी दूसरे की नॉलेज आपकी नॉलेज नहीं हो सकती। दैट यू विल हैव टू वर्क अपॉन। और आंसर राइटिंग में भी जैसा आपने बोला वो वहीं पे काम आता है। तो यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, योर ओन फ्रेंड, एंड इन दिस जर्नी वी कैन बी द मेंटोर, बट एट द एंड ऑफ इट यू आर द वन हु हैज़ टू सेल थ्रू। So having said that, thank you so much, Vineet. Thank you so much. Thank you very It was a very good discussion. Thank you. भगवान करें आप लोगों की सर्विस की वजह से हमारी सोसाइटीज़ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। हम टीचर्स तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि आप जैसे लोग अगर अच्छा कर जाए तो हम टीचर्स अच्छा कर जाते हैं। कई बार मेरे से एक ने पूछा कि तुम तो टीचर हो यार, 100 लोग को पढ़ाते हो, तो तुम्हारा इम्पैक्ट क्या है? मेरा इम्पैक्ट ये है कि जब मेरा बच्चा कुछ जाके पढ़ के कुछ करता है तो उसके अच्छे काम में मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन हुआ ना भाई। तो दैट्स हाउ वी शुड डिफाइन आवर रोल्स। So thank you so much, Vineet. Thank you. Take care and God bless you. भगवान करे आप नई ऊंचाइयों पे जाएं, भारत में कुछ ऐसा करें आप कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है हमारी आजकल, अब से 10 साल बाद यू आर द वन हु इज़ इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी, जहाँ पे आप हमें सिक्योर करने की कोशिश करें। So thank you so much. Thank you.